चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी विद्युत। इलेक्ट्रिसिटी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द इलेक्ट्रॉन से हुई है। इलेक्ट्रॉन का शाब्दिक अर्थ होता है एम्बर। सर्वप्रथम ग्रीक दार्शनिक थेल्स ने ही बताया था कि एम्बर को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर एम्बर में आकर्षण का गुण आ जाता है। विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला धन आवेश पॉजिटिव चार्ज। कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर जो आवेश कांच पर होता है उसे धन आवेश कहते हैं। दूसरा है कि ऋण आवेश नेगेटिव चार्ज। एबोनाइट के छड़ को ऊन से रगड़ने पर जो आवेश एबोनाइट पर होता है उसे ऋण आवेश कहते हैं। कहता है कि आवेश उत्पन्न होने का मुख्य कारण है कि पदार्थ के परमाणु का इलेक्ट्रॉन। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में चला जाता है। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है वह धन आवेशित हो जाता है तथा जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है वह ऋण आवेशित हो जाता है। जब भी दो वस्तु को रगड़ा जाता है तो दोनों आवेश एक साथ उत्पन्न होते हैं और उनका परिणाम एक दूसरे के बराबर होता है। आवेश का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही नाश। इसे आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। समान आवेश के बीच विकर्षण बल तथा असमान आवेश के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। आवेश का एसआई मात्रक कूलाम है। एक कूलाम आवेश बराबर होता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के आवेश के परिणाम के बराबर होते हैं। संसार में सबसे कम परिणाम का आवेश इलेक्ट्रॉन पर होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान जो है 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम ऋण आवेश होता है। आवेश की बीमा है AT है, जहाँ A धारा है तथा T समय की बीमा है। कूलाम के नियम कूलाम्स लॉ कहता है कि कूलाम के दो आवेश के बीच कार्य करने वाला आकर्षण तथा विकर्षण बल के संबंध में दो नियम प्रतिपादित किए गए हैं या किया है। पहला है दो आवेश के बीच कार्य करने वाले आकर्षण तथा विकर्षण बल उन दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है। दूसरा है जैसे में F बराबर A1 इंटू A2। दूसरा है दो आवेश के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल तथा विकर्षण बल उन दोनों आवेश के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे में F बराबर 1/r²। दो नियम को मिलाने पर F बराबर A1 प्लस A1 इंटू A2/r² या F बराबर K A1 इंटू A2/r²। K जो है नियतांक कांस्टेंट है जिसका मान उस माध्यम के प्रकृति पर निर्भर करता है जिस माध्यम में आवेश रखा है। कूलम्ब का नियम जो है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के समान है। दोनों नियम सिर्फ एक मुख्य अंतर है। गुरुत्वाकर्षण बल में सिर्फ आकर्षण होता है जबकि वैद्युत बल में आकर्षण एवं विकर्षण दोनों होता है। जब निर्वात में एक कूलम्ब का दो आवेश विपरीत आवेश या समान आवेश के बीच की दूरी 1 मीटर हो तो उन दोनों आवेश के बीच 9 × 10⁹ न्यूटन का विकर्षण या आकर्षण बल लगता है। जब दो आवेश के बीच की दूरी 10⁻−14 मीटर से कम हो तब यहाँ कूलम्ब का नियम का पालन नहीं होता है।
जब दो आवेश के बीच की दूरी 10 के पावर -14 मीटर से कम होता है तो उनके बीच लगने वाले बल को नाभिकीय बल कहते हैं। विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एकांतर धनात्मक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विभव कहते हैं। विभव जो है अदिश राशि है तथा उसका एसआई मात्रक वोल्ट भी है। अगर एक कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु पर लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उस बिंदु का विभव जो है 1 वोल्ट होगा। जैसे कि विद्युत विभव बराबर होता है कार्य बटा आवेश, या इसको बोल सकते हैं वोल्ट बटा जूल बटा कूलाम। अनावेशित वस्तु का विभव शून्य होता है। धन आवेशित वस्तु का विभव जो है धनात्मक होता है तथा ऋण आवेशित वस्तु का विभव जो है ऋणात्मक होता है। पृथ्वी का विभव शून्य माना गया है। कहता है विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस विद्युत क्षेत्र के किन्हीं दो बिंदुओं के विभव के अंतर को ही विभवांतर कहते हैं। विभवांतर भी अदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। एक कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर जो है 1 वोल्ट होगा। विभवांतर कार्य तथा आवेश के बीच संबंध से निम्नलिखित सूत्र प्राप्त होते हैं। पहला है कि विभवांतर बराबर होता है कार्य बटा आवेश, या इसी को बोल सकते हैं V बराबर W बटा Q। दूसरा है कार्य बराबर होता है विभवांतर इंटू आवेश, या इसी को बोल सकते हैं W बराबर V इंटू Q। तीसरा है कि आवेश बराबर होता है कार्य बटा विभवांतर, या इसी को बोल सकते हैं Q बराबर W बटा V। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। जब चालक तार को दो भिन्न भिन्न विभवों के आवेशों से या विद्युत स्रोत से जोड़ा जाता है तब निम्न विभव से उच्च विभव की ओर इलेक्ट्रॉन गमन करते हैं। इलेक्ट्रॉन के धारा के विपरीत बहने वाली धारा को ही विद्युत धारा कहा जाता है। निम्न विभव से उच्च विभव की ओर इलेक्ट्रॉनिक धारा बहती है तथा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर विद्युत धारा बहती है। कहता है कि विद्युत धारा के प्रवाह हेतु दो बिंदु के विभव का अंतर होना अनिवार्य है। अगर दो बिंदु का विभव समान है तो उनके बीच विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। विद्युत धारा अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक एम्पियर है। विद्युत धारा का परिमाण छोटा रहने पर मिली एम्पियर एम होता है तथा माइक्रो एम्पियर का भी प्रयोग होता है। जैसे में कि 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10 के पावर -3 एम्पियर तथा 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10 के पावर -6 एम्पियर। महत्वपूर्ण सूत्र है। पहला, विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय सेकेंड में, या I बराबर Q बटा T सेकेंड में। दूसरा है आवेश बराबर विद्युत धारा इंटू समय, या Q बराबर I इंटू T होता है। चालक कहता है कंडक्टर्स जिस पदार्थ से होकर विद्युत जो है सुगमतापूर्वक गमन कर सकता है उसे चालक कहते हैं। चालक जो है पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त आयरन विलयन में पाए जाते हैं। कहता है उदाहरण, जैसे उदाहरण है कि तांबा, चांदी, ग्रेफाइट, अम्ल, क्षार तथा लवण युक्त जलीय विलयन है। कुचालक इंसुलेटर जिस पदार्थ से होकर विद्युत आसानी से गमन नहीं कर सकता है उसे कुचालक या विद्युत रोधी कहते हैं। ऐसे पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं
या नग्न मात्रा में ही होते हैं, जैसे हैं रबड़, कांच, प्लास्टिक, अभ्रक, अशुद्ध जल इत्यादि। कहता है कि अर्धचालक सेमीकंडक्टर। अर्धचालक वह पदार्थ है जिसमें समान ताप पर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, परंतु विशेष अशुद्धि मिलाने पर या गर्म करने पर इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है और वे चालक की तरह व्यवहार करते हैं। जैसे उदाहरण है सिलिकॉन, जर्मेनियम। कहता है कि विद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट, जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत परिपथ से जब विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है तो वह बंद विद्युत परिपथ कहलाता है। कहता है कि विद्युत परिपथ को दर्शाने हेतु कुछ प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे में विद्युत परिपथ के अवयव और प्रतीक। एक सेल का प्रतीक है प्लस माइनस इस तरह। सेलों का समूह या बैटरी, सेलों का समूह इस तरह। अवयवों को जोड़ने वाला चालक तार इस तरह। तार संधि कंजक्शन जिसको बोलते हैं, इस तरह कंजक्शन। खुली प्लग कुंजी प्लग की इस तरह होता है। खुला स्विच ओपन स्विच इस तरह होता है। बंद प्लग कुंजी इस तरह होता है। बंद स्विच क्लोज्ड स्विच इस तरह होता है। बिना संधि के तार क्रॉसिंग इस तरह होता है। बल्ब इस तरह होता है। एमीटर इस तरह होता है। वोल्टमीटर इस तरह होता है और प्रतिरोध रेसिस्टर इस तरह होता है। कहता है कि प्रमुख विद्युत उपकरण। पहला गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक नाजुक विद्युतीय उपकरण है। इसका उपयोग जो है विद्युत आवेश की उपस्थिति, आवेश की प्रकृति, धारा की उपस्थिति, धारा का दिशा मापने हेतु किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध जो है बहुत कम होता है। इसे विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। गैल्वेनोमीटर में शंट एक प्रकार प्रतिरोध तार है। इसे जोड़कर इसे एमीटर तथा वोल्टमीटर में बदला जा सकता है। दूसरा है कि एमीटर। एमीटर क्या है? तो एमीटर द्वारा एम्पियर में धारा का प्रबलता का मापन किया जाता है। इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है। कहता है एमीटर को विद्युत परिपथ का श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। गैल्वेनोमीटर की कुंडली मतलब कॉइल में समांतर क्रम में शंट जोड़कर एमीटर बनाया जाता है। वोल्टमीटर। वोल्टमीटर द्वारा विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है। इसका प्रतिरोध जो है काफ़ी अधिक होता है। वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। गैल्वेनोमीटर के कुंडली में श्रेणी क्रम में शंट जोड़कर वोल्टमीटर बनाया जाता है। अब कहता है ओम्स लॉ मतलब ओम का नियम। जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा, उनके सिरों के बीच का विभवांतर तथा चालक के प्रतिरोध के संबंध में एक नियम दिया जो ओम का नियम कहलाता है। ओम का नियम। यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन नहीं किया जाए तो उस चालक में परिवाहित विद्युत धारा उनके सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। जैसे I बराबर V है या I बराबर V बटा बड़ी R। R जो है नियतांक कांस्टेंट है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ओम के नियम से प्राप्त महत्वपूर्ण सूत्र हैं। पहला है कि विद्युत धारा बराबर विभवांतर बटा प्रतिरोध या I बराबर V बटा R होता है। दूसरा है कि प्रतिरोध बराबर होता है विभवांतर बटा विद्युत या R बराबर V बटा I होता है। तीसरा है कि विभवांतर बराबर विद्युत धारा इंटू प्रतिरोध
या बोल सकते हैं V बराबर आई आर होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम के नाम पर ओम रखा गया है, जिसका संकेत जो है इस तरह होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओम इंटरनेशनल ओम यदि 0.0144 केजी शुद्ध पारे के स्तंभ की लंबाई 1.063 मीटर है, उसके एक समान अनुप्रस्थ मोटाई मतलब प्रतिच्छेद का क्षेत्रफल 10⁻⁻10 मीटर स्क्वायर हो, तब 0 डिग्री सेल्सियस पर उसका प्रतिरोध एक अंतर्राष्ट्रीय ओम होता है। ओम नियम के सीमाएं। पहला है कि ओम का नियम धातु चालक तथा अन्य कुछ चालकों पर ही लागू होता है, सभी चालक पर ओम का नियम लागू नहीं होता है। दूसरा है कि रेडियो बल्ब, ट्रांजिस्टर, दृष्टिकारी, रेक्टिफायर गैसों से जब विद्युत धारा गमन कर होता है तो यहाँ ओम का नियम लागू नहीं होता है। प्रतिरोध, रेसिस्टेंस तथा प्रतिरोधक, रेसिस्टर का अर्थ अलग अलग होता है। प्रतिरोध जिसको बोलते हैं तो प्रतिरोध किसी चालक पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह अपने प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करती है। और दूसरा है कि प्रतिरोधक। प्रतिरोधक जो है, प्रतिरोध एक वस्तु जिसका अपना प्रतिरोध होता है। वे पदार्थ जो विद्युत का चालक होते हैं उनका प्रतिरोध अत्यंत निम्न होता है। वे पदार्थ जो विद्युत का कुचालक होते हैं उनका प्रतिरोध अत्यधिक उच्च होता है। कहता है कि चालक के प्रतिरोध को प्रवाहित करने वाला कारक कौन कौन है। तो पहला, चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई के समानुपाती होता है। तार की लंबाई दुगुना बढ़ा देने पर उसका प्रतिरोध भी दुगुना हो जाएगा और लंबाई आधा कर देने पर प्रतिरोध भी आधा हो जाएगा। दूसरा है, चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल मतलब एरिया और क्रॉस सेक्शन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे R बराबर 1/A होता है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को दुगुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध जो है घटकर आधा हो जाएगा, या अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध बढ़कर 2 गुना हो जाएगा। किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके व्यास के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात तार का व्यास बढ़ाकर दिया जाए तो प्रतिरोध बढ़कर पहले का 4 गुना हो जाएगा। तीसरा है कि चालक का प्रतिरोध उस पदार्थ पर भी निर्भर करता है जिस पदार्थ से चालक बना होता है। कहता है समान लंबाई के नाइक्रोम का प्रतिरोध कॉपर तार के प्रतिरोध के लगभग 60 गुना अधिक होता है। चौथा है कि ताप बढ़ाने पर चालक तार का प्रतिरोध बढ़ता है और ताप घटाने पर चालक तार का प्रतिरोध घटता है। कुछ मिश्र धातु है जैसे मैग्नीन, टंगस्टन, नाइक्रोम का प्रतिरोध ताप से अप्रवाहित रहता है। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी। चालक का प्रतिरोध जो है उससे लंबाई के समानुपाती होता है, तब R बराबर I या 1। चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जैसे R बराबर 1/A या R बराबर 1/A या R बराबर P1/A। P जिसको रो कहते हैं, इसको रो कहते हैं, एक नियतांक है। इसे ही चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध अत्यंत निम्न होता है। कुचालक का विशिष्ट प्रतिरोध अत्यंत
अत्यधिक उच्च होता है। विशिष्ट प्रतिरोध चालक तार के लंबाई या मोटाई पर निर्भर नहीं करता है। विशिष्ट प्रतिरोध चालक की प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है। कहता है कि प्रमुख पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ओम मीटर में। एल्युमिनियम का विशिष्ट प्रतिरोध होता है 2.63 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। एल्युमिनियम का विशिष्ट प्रतिरोध होता है 2.63 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। कॉपर मतलब तांबा का विशिष्ट प्रतिरोध होता है 1.62 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। कॉपर तांबा का विशिष्ट प्रतिरोध होता है 1.62 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। तीसरा है कि चांदी का विशिष्ट प्रतिरोध होता है तो 1.62 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर होता है। चांदी का विशिष्ट प्रतिरोध होता है 1.62 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर होता है। उसी तरह सोना का 2.27 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर होता है। सोना का विशिष्ट प्रतिरोध जो है 2.27 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर होता है। क्रोमियम का विशिष्ट प्रतिरोध होता है 12.9 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर होता है। क्रोमियम का 12.9 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर होता है। नाइक्रोम का 100 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर होता है। नाइक्रोम का 100 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर होता है। हीरा का 5 इंटू 10⁻12 ओम मीटर होता है। हीरा का 5 इंटू 10⁻12 ओम मीटर होता है। एबोनाइट का 2 इंटू 10⁻14 ओम मीटर होता है। एबोनाइट का 2 इंटू 10⁻14 ओम मीटर होता है। रबड़ का 1 इंटू 10⁻16 ओम मीटर होता है। रबड़ का विशिष्ट प्रतिरोध 1 इंटू 10⁻16 ओम मीटर होता है। टंगस्टन का 5.2 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर होता है। टंगस्टन का 5.2 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर होता है। पारा का 94 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर होता है। पारा का विशिष्ट प्रतिरोध जो है 94 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर होता है। लोहा का विशिष्ट प्रतिरोध जो है 10 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर होता है। लोहा का 10 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर होता है। निकेल का 6.84 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर होता है। निकेल का 6.84 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर होता है। मैग्नीन का 184 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर होता है। मैग्नीन का 184 गुणु 10⁻⁻8 मीटर होता है। कॉन्स्टेंटन का 49 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर होता है। कॉन्स्टेंटन का 49 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर होता है। कांच का 2 इंटू 10⁻11 ओम मीटर होता है। कांच का 2 इंटू 10⁻11 ओम मीटर होता है। अभ्रक का 2 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। अभ्रक का 2 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। नोट: नाइक्रोम जो है Ni 60% प्लस Cr 12% प्लस Mn 2% प्लस Fe 26% से मिलकर बना है। नाइक्रोम Ni 60% प्लस Cr 12%, Mn 2% प्लस Fe 26% होता है। मैंगनीज Cu 84%, Mn 12%, Ni 4% होता है। मैंगनीज Cu 84%, Mn 12%, Ni 4% होता है। कॉन्स्टेंटन Cu 60%, Ni 40% होता है। कॉन्स्टेंटाइन Cu 60%,
Ni 40% होता है। विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। विद्युत चालकता बराबर 1/R। चालक का प्रतिरोध जितना कम होगा उसकी विद्युत चालकता उतनी अधिक होगी। विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक का विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता बराबर होता है 1/विशिष्ट प्रतिरोध मतलब रो। विशिष्ट चालकता का मात्रक प्रति ओम मीटर या सीमेंस प्रति मीटर है। जिस चालक का विशिष्ट चालकता जितनी अधिक होती है वह उतना अधिक चालक होता है। अब कहता है कि प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर करता है। इच्छा के अनुरूप विद्युत धारा प्राप्त करने के हेतु 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों का संयोजन किया जाता है। प्रतिरोधों का संयोजन मुख्यतः 2 विधि से किया जाता है। पहला है कि श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन का, जब एक प्रतिरोधकों का अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोधक तार के पहले सिरे से दूसरा प्रतिरोधक तार का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोधक तार के पहले सिरे जोड़कर यही क्रम आगे बढ़ता है तो यह संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। श्रेणी क्रम में जितने भी प्रतिरोधक जुड़े होते हैं उन सभी से प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा का मान समान होता है। श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न प्रतिरोधक के सिरों के बीच का विभवांतर अलग अलग होता है। श्रेणी क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोधकों के योग के बराबर होते हैं। अगर 4 प्रतिरोधकों का प्रतिरोध क्रमशः R1, R2, R3 तथा R4 हो तो इन सभी का समतुल्य प्रतिरोध R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। दूसरा है समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधकों के एक सिरे को एक साथ तथा दूसरे सिरे को एक साथ जोड़कर प्रतिरोध का संयोजन किया जाता है तो यह संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। जैसे R1, R2 और R3। इस तरह समांतर क्रम संयोजन में जुड़े सभी प्रतिरोधकों में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का मान जो है अलग अलग होता है। अगर 4 प्रतिरोधक जितना प्रतिरोध R1, R2, R3 तथा R4 हो और यह समांतर क्रम में जोड़ा होता है तो परिपथ का समतुल्य R निम्न सूत्र से प्राप्त होता है। जैसे 1/R बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। घरेलू विद्युत उपकरण समांतर क्रम में ही जोड़ा जाता है। इसके निम्न कारण हैं। पहला, समांतर क्रम से जुड़े विद्युत उपकरण में कोई एक उपकरण कार्य करना बंद कर देता है तो अन्य सभी विद्युत उपकरण समान रूप से काम करते रहते हैं, जबकि श्रेणी क्रम संयोजन में ऐसा नहीं होता है। दूसरा है कि समांतर क्रम से जुड़े सभी विद्युत उपकरण के लिए अलग अलग स्विच होता है, जबकि श्रेणी क्रम से जुड़े सभी विद्युत उपकरण के लिए एक ही स्विच होता है। तीसरा है कि समांतर क्रम से जुड़े सभी विद्युत उपकरण को समान विभवांतर 220 वोल्ट मिलता है, जबकि श्रेणी क्रम से जुड़े सभी विद्युत उपकरण को
समान समान विभवांतर नहीं मिल पाता है। चौथा है कि घरेलू विद्युत उपकरण में अलग अलग परिमाण का विद्युत धारा की आवश्यकता होती है। जैसे हीटर को अधिक विद्युत धारा चाहिए, बल्ब को कम। विद्युत उपकरण की यह आवश्यकता केवल समांतर क्रम करके ही पूरा किया जा सकता है। कहता है कि तीसरा, मिश्रित संयोजन, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। प्रतिरोधकों का ऐसा संयोजन जिसमें श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन एक साथ रहता है, मिश्रित संयोजन कहलाता है। उदाहरण है इस तरह, यहाँ फिर ये फिर इसे। दूसरा है इस तरह, कहता है कि सेल का विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल। सेल का विद्युत वाहक बल जूल में ऊर्जा का वह परिमाण है जो सेल सहित विद्युत परिपथ में एक कूलॉम विद्युत आवेश प्रवाहित होने में सेल द्वारा आपूर्ति की जाती है। यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध R हो, सेल से जुड़े विद्युत परिपथ का प्रतिरोध R हो और सेल द्वारा I विद्युत धारा परिपथ में प्रवाहित किया जाता हो, तब सेल का विद्युत वाहक बल जो है E बराबर IR प्लस I बड़ी R होगा। E बराबर I छोटी r प्लस I बड़ी R होगा। सेल के विद्युत वाहक बल तथा सेल के विभवांतर से निम्न अंतर है। पहला, सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर I छोटी r प्लस I बड़ी R होता है, जबकि सेल का विभवांतर V बराबर IR होगा। दूसरा है कि सेल का विद्युत वाहक बल सेल के विभवांतर से बड़ा होता है। तीसरा है कि सेल का विद्युत वाहक बल का मान जो है नियत होता है, जबकि सेल जैसे जैसे पुराना होते जाता है उसका विभवांतर जो है घटता जाता है। चौथा है कि खुले परिपथ जब सेल से धारा नहीं बहती है तो उसमें सेल के दोनों सिरों के बीच लगा वोल्टमीटर द्वारा मापा गया परिमाण सेल का विद्युत वाहक बल होगा, और बंद परिपथ जब धारा प्रवाहित हो में उसमें वोल्टमीटर द्वारा मापा गया परिमाण सेल का विभवांतर होगा। विद्युतीय कार्य इलेक्ट्रिक वर्क, जब दो भिन्न विभवों के बीच आवेश का गमन होता है तब विद्युतीय कार्य संपन्न होता है। विद्युत कार्य का भी एसआई मात्रक जूल है। विद्युतीय कार्य बराबर होता है विभवांतर इंटू आवेश, या बोल सकते हैं W बराबर V इंटू क्यू। समीकरण फर्स्ट कहता है आवेश Q बराबर विद्युत धारा इंटू समय Q सेकेंड, इसको बोल सकते हैं IT। समीकरण 2, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर W बराबर VQ मतलब V इंटू I इंटू T, समीकरण तीसरा हो जाएगा। कहता है विभवांतर V बराबर विद्युत धारा इंटू प्रतिरोध मतलब IR, समीकरण चौथा। कहता है समीकरण चौथा का मान समीकरण 3 में रखने पर W बराबर हो जाएगा V गुना I गुना T मतलब I स्क्वायर RT, पाँचवा हो गया समीकरण। अब कहता है विद्युत धारा I बराबर विभवांतर बटा प्रतिरोध, या बोल सकते हैं I बराबर V बटा R, समीकरण 6। समीकरण छठा को मान पाँचवा में रखने पर W बराबर हो जाएगा I स्क्वायर RT या V स्क्वायर बटा R स्क्वायर इंटू RT बराबर V स्क्वायर बटा R स्क्वायर इंटू RT होगा। कहता है कि V स्क्वायर इंटू T बटा R,
विद्युतीय कार्य का निम्नलिखित सूत्र है। पहला, कार्य W बराबर होगा V इंटू क्यू। दूसरा है कार्य W बराबर V इंटू आई टी। तीसरा है कार्य W बराबर आई स्क्वायर आर टी। और चौथा है कार्य W बराबर V स्क्वायर टी बटा आर। विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक पावर किसी विद्युत परिपथ में प्रति सेकेंड किए गए कार्य को विद्युत शक्ति कहते हैं। शक्ति का ऐसा मात्रक वाट है। तो शक्ति बराबर कार्य बटा समय, या बोल सकते हैं P बराबर W बटा टी। विद्युत कार्य के सूत्र से विद्युत शक्ति का प्राप्त सूत्र है। जैसे में पहला, कार्य W बराबर V गुना आर टी। शक्ति P बराबर V आई टी बटा टी बराबर बोल सकते हैं वी आई। दूसरा है कार्य बराबर आई स्क्वायर आर टी और शक्ति बराबर आई स्क्वायर आर टी बटा टी बराबर आई स्क्वायर आर। तीसरा है कार्य बराबर वी स्क्वायर टी बटा आर, तो शक्ति बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर टी आर टी बराबर वी स्क्वायर आर। वाट शक्ति का छोटा मात्रक है, शक्ति का बड़ा मात्रक है। 1 किलो वाट बराबर होता है 1000 वाट। और 1 HP 1 हॉर्स पावर बराबर तो 746 वाट। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है। घरों में जो विद्युत ऊर्जा खर्च होता है उसे जूल में नहीं मापा जाता है, क्योंकि जूल ऊर्जा छोटा मात्रक है। घरों में खर्च विद्युत ऊर्जा किलोवाट घंटा में मापा जाता है। किलोवाट घंटा को ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रा या बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट या केबल यूनिट कहते हैं। जैसे 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा, या बोल सकते हैं 1000 वाट घंटा, या ये भी हो सकता है 36 पर 50 वाट सेकेंड, या बोल सकते हैं 3 इंटू 10 के पावर 6 जूल, 10 के पावर 6 जूल। घरों में खर्च की गई विद्युत ऊर्जा के लिए सूत्र है। तो उपयोग में लाया गया विद्युत ऊर्जा बराबर P मतलब वाट इंटू आई एम्पियर इंटू H घंटा बटा 1000। तो बोल सकते हैं कि P इंटू आई इंटू H बटा 1000 किलो वाट घंटा यूनिट। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा के प्रवाह से किसी प्रतिरोधक या चालक में ऊष्मा उत्पन्न होने की घटना को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रवाह कहते हैं। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रवाह के संबंध में जूल ने 3 नियम प्रतिपादित किए हैं। पहला है, किसी निश्चित समय में किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। जैसे H बराबर आई स्क्वायर आर तथा T जो है कांस्टेंट है। दूसरा है कि निश्चित समय में निश्चित विद्युत धारा से चालक में उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध के समानुपाती होता है। जैसे H बराबर आर आई तथा T बराबर कांस्टेंट है। तीसरा है कि किसी निश्चित विद्युत धारा से किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा उस समय के समानुपाती होता है जितने समय तक चालक में धारा प्रवाहित होती है। H जैसे है H बराबर T आई तथा R कांस्टेंट है। जूल के 3 नियमों को मिलाने पर H बराबर आई स्क्वायर आर टी, H जो है कांस्टेंट इंटू आई स्क्वायर आर टी होगा। SI मात्रक में कांस्टेंट का मान जो है 1 होता है।
अतः उत्पन्न ऊष्मा H बराबर I² है। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करने वाले विद्युत उपकरण हैं विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट, हीटर, विद्युत इस्त्री, आयरन, अर्क लैंप, फ्यूज, एमीटर, वोल्टमीटर, विद्युत विकिरण, इलेक्ट्रिक रेडिएटर, टेस्टर इत्यादि। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित प्रमुख उपकरण हैं इलेक्ट्रिक लैंप, विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है जिसमें विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण जो है प्रकाश ऊर्जा में होता है। बल्ब का फिलामेंट जो है टंगस्टन का बना होता है जिसका गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस है, जिसके कारण यह पिघलता नहीं है। बल्ब के भीतर निर्वात के स्थान पर अक्रिय गैस नाइट्रोजन अथवा आर्गन भर दिया जाता है ताकि उच्च ताप पर टंगस्टन का ऑक्सीकरण न हो। बल्ब की शक्ति वाट के रूप में बल्ब पर अंकित रहता है। अधिक वाट के बल्ब का प्रतिरोध कम तथा कम वाट के बल्ब का प्रतिरोध अधिक होता है। वोल्टेज को बढ़ाने पर बल्ब की शक्ति बढ़ती है, परंतु बल्ब के फ्यूज होने की संभावना बढ़ जाती है। इलेक्ट्रिक हीटर, जिसको बोलते हैं हीटर। हीटर जो है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है। हीटर में नाइक्रोम के तार का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रतिरोधकता तथा गलनांक बहुत ही उच्च होता है। नाइक्रोम को हीटिंग एलिमेंट भी कहते हैं। विद्युत धारा बहने पर नाइक्रोम का तार गर्म होकर बहुत अधिक ऊष्मा देता है। इसमें प्रकाश की मात्रा कम होती है क्योंकि नाइक्रोम का तार गर्म होकर लाल रहता है, जिससे अवरक्त किरण उत्सर्जित होता है। चलते हैं फ्यूज पर। इलेक्ट्रिक फ्यूज। फ्यूज जो है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित एक सुरक्षा व्यवस्था है। कभी कभी परिपथ में विद्युत धारा का मान जो है अचानक बढ़ जाता है, जिससे परिपथ में आग लग सकती है तथा विद्युत उपकरण नष्ट हो सकते हैं। इसी स्थिति से बचने हेतु फ्यूज का इस्तेमाल होता है। फ्यूज अधिक धारा प्रवाहित होने पर विद्युत परिपथ को भंग कर देता है। विद्युत परिपथ में अचानक धारा का मान बढ़ जाने का दो कारण हैं। पहला, ओवरलोडिंग। घरेलू वायरिंग एक खास लोड पर की जाती है, जब भी इस लोड से अधिक विद्युत धारा जो है ली जाती है तो उसे ओवरलोडिंग कहते हैं। तीसरा है शॉर्ट सर्किट। जब कभी संयोग से या गलत संयोजन करने से गर्म तार तथा उदासीन तार संपर्क में आ जाता है तो विद्युत परिपथ का प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है, जिससे धारा का मान बढ़ जाता है। फ्यूज जो है कम द्रव्यमान तथा उच्च विशिष्ट प्रतिरोध का एक पतला तार है। फ्यूज को हमेशा गर्म तार से श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। अच्छा फ्यूज टीन का बना होता है। सस्ता फ्यूज टीन एवं तांबे के मिश्र धातु का बना होता है। कुछ फ्यूज टीन, तांबे तथा शीशे के मिश्र धातु का भी बना होता है। इसके अलावा फ्यूज जो है एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन तथा लेड का भी हो सकता है। चुंबक, मैग्नेट। चुंबक लोहे के एक काले रंग का ऑक्साइड है जिसे मैग्नेटाइट कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र है Fa3O4 है। चुंबक में उत्तर दक्षिण दिशा बतलाने का गुण होता है। दैशिक गुण के कारण ही इसे लोड स्टोन कहा जाता है। ध्रुव, पोल। स्वतंत्रतापूर्वक झूलते चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुकता है। चुंबक के जो सिरा उत्तर दिशा
में रुकता है उसे उत्तरी ध्रुव तथा जो सिरा दक्षिण दिशा में रुकता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। चुंबक के समान ध्रुव के बीच प्रतिकर्षण तथा असमान ध्रुव के बीच आकर्षण बल लगता है। चुंबकीय यमोत्तर मैग्नेटिक मेरिडियन पृथ्वी के किसी स्थान पर स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक के उत्तर दक्षिण ध्रुव से जाते उदर्ग काल्पनिक तल को उस स्थान का चुंबकीय यमोत्तर कहते हैं। भौगोलिक यमोत्तर जियोग्राफिकल मेरिडियन पृथ्वी के भौगोलिक उत्तर दक्षिण ध्रुव से जाते उदर्ग काल्पनिक तल को भौगोलिक यमोत्तर कहते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष पृथ्वी भी एक विशाल चुंबक है। पृथ्वी के चुंबकीय उत्तर दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को पृथ्वी का चुंबकीय अक्ष कहते हैं। पृथ्वी के भौगोलिक उत्तर दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को पृथ्वी का भौगोलिक अक्ष कहते हैं। पृथ्वी के केंद्र पर चुंबकीय तथा भौगोलिक अक्ष का कोण जो है 18 डिग्री का होता है। चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रवाह का अनुभव किया जा सके चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबक के इस प्रवाह को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से मापा जाता है, जिसे संक्षिप्त में चुंबकीय क्षेत्र भी कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला है, या इसको बोल सकते हैं न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र के रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र में अव्यवस्थित क्षेत्र रेखाओं का गुण है, जैसे इस तरह नॉर्थ साउथ एक तरह मिलकर बनेगा, एक तरह बिखर कर बनेगा। कहता है कि किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र रेखाएं एक सतह बंद वक्र कॉन्टिन्यूअस क्लोज्ड कर्व की तरह रहता है। ये रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव से होते हुए पुनः उत्तरी ध्रुव पर वापस आ जाती है। दूसरा है कि ध्रुव के निकट क्षेत्र रेखाएं बहुत घनी होती है और जैसे जैसे ध्रुव से दूरी बढ़ती है उसका घनत्व कम होता जाता है। तीसरा है क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर उस क्षेत्र की दिशा बताती है। चौथा है कि जहाँ जहाँ क्षेत्र रेखा एक दूसरे के निकट रहते हैं वहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। चुंबक के ध्रुव के निकट चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। पांचवा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं हैं। छठा है कि क्षेत्र रेखाएं एक ही दिशा में गमन करते हैं तथा एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र 1820 ईस्वी में हैंस क्रिश्चियन एंडरसन ने अपने प्रयोग से यह सिद्ध किया कि जहाँ कहीं विद्युत आवेश गमन करता है उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। धारावाही तार करेंट कैरिंग वायर से धारा बहने से आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की घटनाओं को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह कहते हैं। सीधे धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से ज्ञात किया जा सकता है। यदि धारावाही तार को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा तार से प्रवाहित धारा दिशा बताते तो मुड़ी हुई उंगली चुंबकीय बल रेखा की दिशा को बतलाता है। जैसे इस तरह है, अंगूठा ऊपर की ओर आई, चुंबकीय क्षेत्र इसको बोलते हैं और धारावाही तार इसको बोलते हैं और दाहिना हाथ है ये, जैसे मैक्सवेल का दाहिना हस्त नियम इसी को कहते हैं।
कहता है धारावाही परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र। परिनालिका सोलेनॉइड। जब कुचालक पदार्थ के खोखली और बेलनाकार नली के ऊपर विद्युत रोधी चालक तार को सर्पिल रूप से लपेटा जाता है तो इस व्यवस्था को परिनालिका कहते हैं। जैसे परिनालिका इस तरह का है, ये परिनालिका है, रड़ लेंगे। विद्युत रोधी चालक तार इस तरह है और चालक पदार्थ की खोखली नली है और दूसरा इस तरह है, खोखली नली इस तरह और इस तरह। जब परिनालिका से धारा बहती है तो परिनालिका क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करता है, यानी परिनालिका का एक सिरा उत्तर ध्रुव तथा दूसरा सिरा दक्षिण ध्रुव बन जाता है। परिनालिका द्वारा उत्पन्न विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मैक्सवेल के दाएं हाथ के नियम से प्राप्त होता है। यही परिनालिका को दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ा जाए कि उंगलियां धारा की दिशा में हो तो अंगूठे की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। इस तरह परिनालिका को इस तरह पकड़ेंगे। लॉरेंज बल, लॉरेंटेड फोर्स। ओरस्टोड के अनुसार धारावाही चालक से जब विद्युत धारा उत्पन्न होता है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसके बाद एम्पियर से बतलाया कि चुंबकीय क्षेत्र धारावाही चालक पर एक बल लगता है या लगाता है। इसी बल को लॉरेंज बल कहते हैं। लॉरेंज बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ की दिशा से ज्ञात की जाती है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम: यदि बाएं हाथ की प्रथम 3 उंगली अंगूठा, तर्जनी, मध्यिका को इस प्रकार फैलाया जाए कि वे एक दूसरे के लंबवत हो तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमिका धारा की दिशा तथा अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करते हैं। जैसे इस तरह है, ये उंगली चुंबकीय क्षेत्र और ये धारा और ये अंगूठा फ्लेमिंग के बाएं हाथ वाले नियम का निर्देशक है। विद्युत मोटर। यह एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। मोटर जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत मोटर में लॉरेंज बल कार्य करता है। विद्युत चुंबक इलेक्ट्रोमैग्नेट। विद्युत चुंबक विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह एक अस्थायी चुंबक होता है जो उतने समय तक चुंबक का कार्य करता है जितने समय तक विद्युत धारा बहती है। नरम लोहे के छड़ को परिनालिका के रखकर विद्युत चुम्बकीय बनाया जाता है। कच्चा लोहा का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि इससे आसानी से चुंबकित तथा चुंबकित किया जा सकता है। जब परिनालिका में विद्युत धारा दिया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसके प्रभाव नरम लोहा शक्तिशाली चुंबक बन जाता है। पुनः धारा बंद होने पर नरम लोहा का चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। जैसे नरम लोहे का क्रोड यहाँ और विद्युत चुंबक की चुंबकत्व की तीव्रता निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहला है कि यदि परिनालिका के ऊपर तारों के फेरे की संख्या अधिक है तो चुंबकत्व की तीव्रता अधिक होगी। दूसरा है कि विद्युत धारा का मान जितना अधिक होगा चुंबकीय क्षेत्र उतना ही प्रबल होगी। तीसरा है परिनालिका में नरम लोहे का इस्तेमाल करने पर चुंबकत्व अधिक होता है। विद्युत चुंबक बनाने में इस्पात का इस्तेमाल नहीं होता है क्योंकि इस्पात ना तो आसानी से चुंबकित हो सकता है और ना ही विचुंबकित। इस्पात का इस्तेमाल
अस्थायी चुंबक बनाने में होता है। अस्थायी चुंबक तथा अस्थायी चुंबक विद्युत चुंबक में अंतर। अस्थायी चुंबक, पहला, यह अधिक दिनों तक अपने चुंबकीय गुण को बनाए रखता है। दूसरा, इसमें अपेक्षाकृत कम शक्तिशाली चुंबकीय रहता है। तीसरा है, इसकी शक्ति नियत है, इसे हम बढ़ाया या घटाया नहीं सकते। चौथा है, इसके ध्रुवों की प्रकृति नियत रहती है, जिसे हम आसानी से नहीं बदल सकते। और पांचवा है, यह चुंबकीय पदार्थ का बना होता है। विद्युत चुंबक या अस्थायी चुंबक, पहला है कि जितनी देर तक धारा बहती रहती है उतने समय तक यह चुंबक का गुण प्रदर्शित करता है। धारा के बंद होते ही इसमें चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। दूसरा, इसे अधिक शक्तिशाली चुंबकीय बल रहता है। तीसरा है कि धारा की प्रबलता या कुंडली में फेरों की संख्या में परिवर्तन करके इसकी शक्ति को इच्छानुसार बदला जा सकता है। छठा है कि धारा की दिशा के बदलते ही इसके गुणों की प्रकृति बदल जाती है। किसी चालक की कुंडली में धारा बहाने पर वह कुंडली अस्थायी चुंबक में बदल जाता है। चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, किसी चुंबकीय क्षेत्र में अव्यवस्थित किसी तल से उसके लंबवत गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे पाई द्वारा सूचित करते हैं, जिसको फाई बोलते हैं, फ्राई है ना, फ्राई कहते हैं। इस तरह चुंबकीय क्षेत्र इस तरह है, ए बी को बी से पार करते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर है। चुंबकीय फ्लक्स का अन्य मात्रक टेस्ला पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन मीटर पर एम्पियर है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज जो है 1831 ईस्वी में माइकल फैराडे ने किया था। परिनालिका के खोखले भाग में शक्तिशाली चुंबक तेजी से भीतर लाने और बाहर लाने पर परिनालिका में धारा प्रवाहित होने लगती है। अतः इससे स्पष्ट है कि चुंबक को गतिशील कर विद्युत धारा उत्पन्न किया जा सकता है। इसी घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं तथा उत्पन्न धारा को प्रेरित धारा कहते हैं। परिनालिका के पास चुंबक को गतिशील कर परिनालिका में विद्युत धारा उत्पन्न किया जा सकता है, परंतु चुंबक को स्थिर रख चुंबकीय क्षेत्र में परिनालिका को गतिशील करके भी विद्युत धारा प्राप्त किया जा सकता है। चुंबकीय प्रेरण में उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात किया जा सकता है। अगर दाएं हाथ के प्रथम 3 उंगली अंगूठा, तर्जनी और मध्यिका को फैलाकर इस प्रकार रखा जाए कि वे एक दूसरे के लंबवत हो, तब तर्जनी मतलब 4 फिंगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अंगूठा चालक की गति की दिशा तथा मध्यमिका मिडिल फिंगर प्रेरित धारा की दिशा बतलाता है। जैसे इस तरह चुंबकीय क्षेत्र ये दर्शाएगा और चालक की गति को ये दर्शाएगा और प्रेरित धारा को ये दर्शाएगा। और चुंबकीय क्षेत्र इस तरह है, चालक की गति ऊपर है और प्रेरित धारा तिरछा है। विद्युत जनित, जनरेटर और या डायनेमो। विद्युत जनित विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला उपकरण है। विद्युत जनित्र जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जनित्र जो है जनरेटर 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो, इसमें प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होता है। दूसरा है दृष्ट धारा डायनेमो, इसमें दृष्ट धारा उत्पन्न होता है। दृष्ट धारा मतलब डायरेक्ट करंट और जिसको बोलते हैं डीसी। दृष्ट धारा वह विद्युत धारा है
जिसकी दिशा समय के साथ नियत रहता है। दृश्य धारा में धारा का परिणाम भी नियत रहता है। प्राथमिक शेल, संचालक शेल आदि से दृश्य धारा ही उत्पन्न होता है। कहता है प्रतिवर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट और एसी, जिसको एसी बोलते हैं। प्रतिवर्ती धारा वह विद्युत धारा है जिसका परिमाण जो है एवं दिशा आवर्ती रूप से बदलती रहती है। कोयला या पेट्रोलियम को जलाकर या रिएक्टर से प्राप्त विद्युत प्रतिवर्ती धारा होती है। भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती धारा हर 1/100 सेकेंड के बाद अपनी दिशा बदलती है, अर्थात इस प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति जो है 50 हर्ट्ज होती है। कहता है प्रतिवर्ती धारा एल तथा दृश्य धारा इसी में अंतर है। एसी प्रतिवर्ती धारा एसी, इसको एसी बोल सकते हैं। दृश्य धारा, पहला कहता है कि इस धारा का परिणाम एवं दिशा समय के साथ नियत रहता है। दूसरा है कि इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में बहुत ऊर्जा का व्यय होता है। तीसरा है कि ट्रांसफार्मर की मदद से इस धारा के विभवांतर को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। और चौथा है कि प्राथमिक शेल या संचालक शेल से प्राप्त दृश्य धारा का विभवांतर जो है अपेक्षाकृत बहुत कम होता है। पाँचवा है कि इससे विद्युत लेपन इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जा सकता है। छठा है कि इससे बैटरी चार्ज किया जा सकता है। सातवां है कि यह कम वोल्टेज के कारण अपेक्षाकृत कम खतरनाक है। आठवां है कि इसके उत्पादन में लागत अधिक लगता है। और नौवां है कि इसका वितरण अव्यावहारिक होता है। दसवां है कि दृश्य धारा का स्रोत तथा प्राथमिक शेल एवं संचायक शेल को एक दूसरे स्थान से दूसरे स्थान में ले जाना आसान है। 11वां है इससे विद्युत चुंबक बनाया जा सकता है। 12 है कि इस धारा को प्रतिवर्ती धारा से प्राप्त किया जा सकता है। प्रतिवर्ती धारा, पहला डीसी, एसी जिसको बोलते हैं। कि इस धारा का परिमाण एवं दिशा समय के साथ बदलता रहता है। दूसरा है इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में बहुत कम ऊर्जा व्यय होता है। तीसरा है कि ट्रांसफार्मर की मदद से इस धारा के विभवांतर को इच्छानुसार घटाया या बढ़ाया जा सकता है। चौथा है जल विद्युत या उसमें विद्युत धारा उत्पन्न प्रतिवर्ती धारा का विभवांतर उच्च होता है। पाँचवा है कि इससे विद्युत लेपन नहीं किया जा सकता। छठा है इससे बैटरी चार्ज नहीं किया जा सकता। सातवां है यह अधिक वोल्टेज के कारण बहुत खतरनाक होते हैं। आठवां है इसके उत्पादन में लागत कम लगता है। नौवां है कि इसका वितरण व्यवहारिक होता है। 10वां है कि प्रतिवर्ती धारा का स्रोत तथा जल विद्युत आदि के स्थान को बदलना कठिन है। 11वां है इससे विद्युत चुंबक नहीं बनाया जा सकता। और 12वां है कि प्रतिवर्ती धारा का रूपांतरण दृश्य धारा में किया जा सकता है। इस तरह इस धारा का उपयोग प्रतिवर्ती या दृश्य धारा दोनों रूपों में किया जा सकता है। भारतीयों घरों में 220 वोल्ट एवं 50 हर्ट्ज पर प्रतिवर्ती धारा की आपूर्ति की जाती है। घरों में वायरिंग में 3 प्रकार के तार व्यवहार में लाए जाते हैं। लाइव वायर लाल रंग का, उदासीन तार काले रंग का तथा अर्थ वायर हरे रंग का होता है।
घरों में प्रायः दो अलग अलग विद्युत परिपथ होते हैं। 5 एम्पियर का विद्युत परिपथ बल्ब पंखा हेतु तथा 15 एम्पियर का विद्युत परिपथ हीटर एसी हेतु। पावर स्टेशन पर केवल प्रतिवर्ती धारा उत्पन्न करने के कारण। पावर स्टेशन पर जो विद्युत उत्पन्न होता है उसको हजारों किलोमीटर दूर तक भेजा जाता है। डीसी धारा को ट्रांसफर की मदद से घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता, जबकि एसी धारा का इच्छानुसार ट्रांसफर की मदद से उसके वोल्टेज का घटाया बढ़ाया जा सकता है। यदि डीसी धारा दूर तक भेजा जाएगा तब अधिकांश विद्युत का नाश भेजने के कारण क्रम में ही हो जाएगा। एसी को अधिक दूर भेजते समय विद्युत ऊर्जा का नाश नहीं होता है। इस तरह एसी विद्युत के अनावश्यक नाश को बचाता है तथा आवश्यकता अनुसार इच्छित विभवांतर दे सकता है। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। जब लवण अम्ल क्षार के जलीय विलयन से होकर विद्युत प्रवाहित किया जाता है तो जलीय विलयन के धन आयरन तथा ऋण आयतन अलग हो जाता है। इस घटना को विद्युत का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। एक जलीय विलयन का धन आयन तथा ऋण आयन में टूटने की प्रक्रिया विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। विद्युत लेपन इलेक्ट्रोपेंटिंग। विद्युत अपघटन के द्वारा किसी इच्छित धातु को किसी अन्य धातु की वस्तु पर निरपेक्षित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। विद्युत लेपन से जिस धातु की परत चढ़ाना होता है उसको एनोड बनाया जाता है तथा जिस धातु पर परत चढ़ाना है उसे कैथोड बनाया जाता है। दोनों को जब विद्युत अपघटय विलयन में डालकर विद्युत से जोड़ा जाता है तो एनोड से धातु विद्युत अपघटय में घुसकर कैथोड वाली धातु पर जमा होने लगता है और कुछ देर बाद कैथोड धातु पर एनोड धातु की परत चढ़ जाती है। लोहे को जंग से बचाने हेतु या फिर सस्ते धातु को चमकाने हेतु विद्युत लेपन किया जाता है। फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। पहला नियम, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। दूसरा है कि भिन्न भिन्न अपघटय में समान विद्युत धारा तथा समान समय तक प्रवाहित किया जाए तो कैथोड पर मुक्त धातु की मात्रा उसके रासायनिक समतुल्यांक के समानुपाती होता है। रासायनिक तुल्यांक धातु के परमाणु द्रव्यमान में उनके संयोजकता से भाग देने पर उस धातु की रासायनिक तुल्यांक प्राप्त होता है। उदाहरण है कि तांबा का रासायनिक तुल्यांक 63.54/2 बराबर 31.77। दूसरा है लोहा का रासायनिक तुल्यांक 55.85/3 बराबर 18.62। फैराडे स्थिरांक फैराडे कांस्टेंट। इलेक्ट्रोड पर किसी पदार्थ का एक रासायनिक इलेक्ट्रोड पर तुल्यांक मुक्त करने के लिए जितना आवेश प्रवाहित करना पड़ता है उसे फैराडे स्थिरांक कहते हैं। इसका मान 96,500 कूलम होता है। इलेक्ट्रोड्स प्रत्येक सेल के दो भाग होते हैं जिसे इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। सेल के एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है तथा दूसरे पर अपकरण होता है। जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उसे एनोड मतलब धन या ऋण इलेक्ट्रोड कहते हैं तथा जिस इलेक्ट्रोड पर अपकरण होता है उसे कैथोड धन इलेक्ट्रोड कहते हैं। इसको काट देना है। विद्युत सेल दो प्रकार के होते हैं। प्राथमिक सेल। पहला है कि प्राथमिक सेल
यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है तथा इसका प्रयोग जो है सिर्फ एक बार किया जा सकता है, उसके बाद यह बेकार हो जाता है। जैसे वोल्टेज सेल, शुष्क सेल आदि। दूसरा है कि द्वितीय सेल। इस सेल में पहले विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में, पुनः रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसका उपयोग कई बार किया जा सकता है। इसे रिचार्जेबल सेल भी कहते हैं, जैसे मोटर गाड़ी, इन्वर्टर की सेल इत्यादि। पता है प्रमुख सेल। पहला, वोल्टेज सेल क्या है? तो वोल्टेज सेल का आविष्कार एलिसेंड्रो वोल्टा ने किया था। इसमें विद्युत अपघटन के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग होता है। इलेक्ट्रोड के रूप में जस्ते की छड़ तथा तांबे की छड़ का इस्तेमाल होता है। तांबे की छड़ एनोड का काम करता है तथा जस्ता का छड़ कैथोड का काम करता है। इस सेल का विद्युत वाहक बल का मान 1.08 वोल्ट होता है। दूसरा है शुष्क सेल। शुष्क सेल का जो विद्युत अपघटय होता है वह विलयन के रूप में न होकर शुष्क होता है। इस सेल में जस्ते के बर्तन में अमोनियम क्लोराइड NH4Cl तथा जिंक क्लोराइड GnCl2 का पेस्ट होता है, जो विद्युत अपघटय का कार्य करता है। इस सेल में एनोड के रूप में कार्बन की छड़ होता है तथा जस्ता का बर्तन कैथोड का कार्य करता है। शुष्क सेल के विद्युत अपघटय के साथ थोड़ा मैंगनीज डाइऑक्साइड भी मिला दिया जाता है, जो सेल के अंदर H2 गैस मतलब हाइड्रोजन गैस नहीं बनने देता है। इस सेल का विद्युत वाहक बल का मान 1.5 वोल्ट होता है। तीसरा है लीड संचायक सेल। यह द्वितीयक सेल है जिसमें लीड का एनोड तथा लीड डाइऑक्साइड PbO2 का कैथोड रहता है। इस सेल में विद्युत अपघटय के रूप में H2SO4 का उपयोग किया जाता है। इस सेल की आयु 25 से 30 वर्ष होती है। चौथा है निकेल कैडमियम सेल। यह द्वितीयक सेल है जो लेड संचायक सेल की तुलना में अधिक कार्य अवधि देता है, परंतु इनको बनाना थोड़ी महंगी है। इस सेल में एनोड के रूप में निकेल डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होता है। इसका विद्युत अपघटय क्षारीय विलयन होता है।